हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल। तो सेल है क्या? सेल मतलब इन हिंदी कहा जाता है कोशिका। सेल हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर हम कहें तो यानी कि ये हमारे पूरे बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाने में काम करती है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फंक्शन की वजह से हम लोग अलाइव हैं, और इसके फंक्शन की वजह से जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं उससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। धीरे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम सेल की प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के पहले थोड़ा जान लेना ज़रूरी है कि सेल क्या होती है। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और पहली बार सेल को देखा किसने था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क देखा। कॉर्क लकड़ी का टुकड़ा होता है, जो बार्क होती है वही होता है कॉर्क। पहले कॉर्क लकड़ी से ही बोतलों के ढक्कन बनते थे। तो उस ढक्कन में उन्होंने जो है उस ढक्कन को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तो लकड़ी कैसी रही होगी? डेड रही होगी। तो उन्होंने डेड सेल देखा था एक्चुअली। तो जब उन्होंने कॉर्क में माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको लिटिल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जो कि उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो हैं इनको रूम कहा जा सकता है। तो अब उन्होंने थोड़ा सा अच्छा भाषा यूज किया, लैटिन भाषा यूज किया, और उन्होंने उस लिटिल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लिटिल रूम कह सकते हैं उसको उन्होंने सेलुला कह दिया। सेलुला सिंगुलर, सेल जो है तो सेलुला मतलब होता है लिटिल रूम, और इसलिए सेल इसका नाम पड़ गया कि लैटिन भाषा में सेलुला मतलब होता है लिटिल रूम। तो इन्होंने सेल नाम दिया कब? 1665 में। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क में जो सेल देखी थी वो सेल कैसी थी? डेड थी। डेड सेल इन्होंने देखा था। दूसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि फिर जब इन्होंने डेड सेल देखा तो यानी कि लिविंग सेल किसी ने देखा होगा। अब हम सब मिलकर के सेल से बने हैं। जैसे कि हमारी घर जो होती हैं, घर की दीवारें और पूरा जो घर होता है वो किससे बना होता है? ब्रिक्स से बना होता है, ईंटों से बना होता है। उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है सेल से मिलकर के बनती है। जैसे एक ईंट और सीमेंट मिलकर के एक दीवार बनती है, ऐसे कई सारे ईंट और सीमेंट मिलकर के एक दीवार, फिर दूसरी दीवार, उसमें 3-4 दीवारें मिलती हैं तो हमारी पूरी फिर ऊपर से रूफ और नीचे से फ्लोर बनता है, तो हमारा पूरा एक रूम बनता है। उसी तरह से जैसे हमारा रूम बनता है वैसे ही कई सारे सेल मिलते हैं सिमिलर टाइप के सेल, तो टिश्यू बनती है। और सिमिलर टाइप के टिश्यू मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बन जाता है। ठीक, जैसे स्टमक हो गया, ये सब ऑर्गन बनते हैं। फिर कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे कि स्टमक मिल गया, माउथ मिल गया, फिर हमारे जिससे माउथ से खाना अंदर जाता है स्टमक में उसे कहते हैं ईसोफेगस मिल जाता है। तो ऐसे फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ऐसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है जहाँ से हमारा खाना पचता है। ये तो वैसे ही सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं जैसे कि ऑर्गन सिस्टम यानी कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे कि हम सांस लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे सारे सिस्टम मिल जाते हैं, कई सिस्टम मिलते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी बनाते हैं। उसी तरह से अब हमें पता है कि हम सब सेल से बने हैं, तो सेल लिविंग होगी। जो सेल होती है लिविंग सेल को पहली बार एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। अब इन्होंने डेड सेल देखी थी, माइक्रोस्कोप से देखी थी। सेल एक्चुअली बहुत छोटा होता है,
जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो हम जब इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते तो हमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं उन्हें हम माइक्रो कहते हैं। तो जिन चीज़ों को हमें बड़ा करके देखने की ज़रूरत होती है उनके लिए हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था और फिर तो वो जो इन्होंने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था, उसके बाद एंटोन ने भी अपनी माइक्रोस्कोप खुद से बनाई और उन्होंने 1674 में लिविंग सेल देखा। कहाँ पे देखा था? पॉन्ड में, पॉन्ड के किनारे बैठे थे, हम लोग भी बैठते हैं लेकिन इतना सोचते नहीं हैं कि कोई लिविंग सेल देख लें, ठीक है। तो इन्होंने लिविंग सेल देखी थी। फिर उसके बाद कई लोग आए, जैसे कि स्केल्टन और स्वान, जो कि हम लोग आगे सेल थियरी में पढ़ेंगे। अभी तो हमें प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं। देखिए, पहली सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। और एक होता है यूकैरियोटिक। तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराने। जैसे हमारे दादी जी पुराने हो गए हैं, उसी तरह से सेल भी जो पहले वाले सेल थे, जो पहले के थे, उन्हें प्रिमिटिव कहा जाता था, पुराने टाइप के। उनके अंदर जो सेल का कैरियन होता था, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस थे, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, झिल्ली नहीं थी, अरेंज नहीं थे सही से, तो उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक कह दी। यूकैरियोटिक मतलब होता है ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो जिनके अंदर सही से न्यूक्लियर अरेंज होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, डिस्टिंक्ट दिखती है कि हाँ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस थे, यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उपस्थित हो, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में दो टाइप, यूकैरियोटिक में सेल में, यूकैरियोटिक सेल के हम लोग दो सेल बनाएंगे। एक बनाएंगे प्लांट सेल और एक बनाएंगे एनिमल सेल। लेट्स ड्रॉ प्लांट सेल। तो पहले हम एक हेक्सागन बनाते हैं, बहुत इजी वे में समझेंगे। ये बन रहा है सेल वॉल। ये क्या बन गया? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में, वो सेल वॉल इस प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है और ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, कठोर होती है, जिसकी वजह से इस सेल की स्ट्रक्चर बनी रहती है। तो सेल वॉल ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी सेल बना सकते हैं, ये ऐसे दूसरी सेल बन जाएगी। यहाँ पे कई सारी सेल मिलकर के बनी रहती हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसको पहले देख लेते हैं, आज इंट्रोडक्शन देखना है। तो ये बन गई हमारी सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, फास्फोफेट और लिपिड से। इसीलिए इसको कहते हैं फास्फोलिपिड की दो मेम्ब्रेन होती है, जिससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा की झिल्ली, मतलब सेल की झिल्ली, यानी कि ये जो इसके अंदर फ्लूइड मटेरियल भरा रहता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, जिसको एक झिल्ली से अगर हम लोग दूध लें तो दूध को हम लोग ऐसे ही लेंगे अगर हाथ में, तो हाथ से गिरता हुआ चला जाएगा। तो उसको दूध को हम लोग जब खरीदते हैं तो पैकेट में खरीदते हैं, कोई यूटेंसिल लेके जाते हैं, वेसल लेके जाते हैं, जिसमें हम उसको भरवाते हैं और लेके आते हैं। उसी तरह सेल के अंदर भी फ्लूइड चीज़ें भरी होती हैं, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। तो
ये हमारी हो गई क्या, सेल वॉल। जो कि सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो होता है होमोपॉलीमर होता है, यानी कई सारे होमोपॉलीसैकेराइड होता है, यानी कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से, शुगर के यूनिट से, कार्बोहाइड्रेट के यूनिट से बना होता है। ठीक, ये सेल वॉल सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल जो कि रिजिड होती है और सेल के शेप को मेंटेन करने में मदद करती है। फिर दूसरी लेयर हमारी ये थी जिसे हमने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। फिर हमारे प्लांट सेल में खूब बड़ा सा अंदर एक वैक्यूल होता है जिसके अंदर भी फ्लूइड जमा होता है, फ्लूइड रहता है, और जिसको इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको सैप कहते हैं। तो सेल का सैप इसी के अंदर स्टोर होता है। इसका नाम हमने क्या बताया, वैक्यूल। वैक्यूल जो जिसके अंदर क्या स्टोर रहता है, इसके अंदर स्टोर रहता है सेल सैप। सेल सैप क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी में हेल्प करता है। ऑस्मोलैरिटी यानी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में भी मदद करता है। स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है। बाद में हम लोग स्टोमाटा भी ड्रॉ करेंगे। प्लांट सेल है। ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल के अंदर भी फ्लूइड मटेरियल भरा है जिसे सेल सैप कहते हैं। और इस सेल सैप यानी कि ये भी बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसको भी मेम्ब्रेन से बाउंड होता है ये भी। और इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग एक नाम दे देंगे तो अलग हो जाएगा, सबको मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है, एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोनोप्लास्ट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। ठीक, अब ये खूब बड़ा सा होता है, एक या दो पाया जाता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का नाम मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। तो हम यूकैरियोटिक बना रहे हैं यानी इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा, और केंद्रक यानी जो केंद्र में उपस्थित हो। तो इसमें तो इतना बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, इस वजह से जो इसका न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा किनारे चला जाता है, साइड में चला जाता है, और इस वजह से मतलब इसको कहते हैं पेरीफेरी की तरफ चला गया। जब साइड में कोई चीज़ जाती है तो उसको पेरीफेरी कहते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें पोर पाए जाते हैं, पोर यानी कि छेद पाए जाते हैं। और छेद क्यों बनते हैं इस न्यूक्लियस में, क्योंकि जब ये न्यूक्लियस जो होता है ये टू मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और दोनों मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ फ्यूज हो जाती हैं यानी जहाँ जहाँ आपस में मिल जाती हैं वहाँ वहाँ पोर्स बन जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पोर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कितनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, 2। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बाउंडेड होता है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, 2 न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस हमको दिख रही है, जो खाली जगह होती है, उसे हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्यों, क्योंकि पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी इसके बीच में जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन का धागा जैसा संरचना होता है जिसको बहुत ज़्यादा ये डेंस दिखता है। इस डेंस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2
जो स्पेस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग RER भी कहते हैं। RER उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जो न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के पास पाई जाती है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे ये न्यूक्लियस के जो पोर हैं, न्यूक्लियर के जो पोर हैं, उससे राइबोसोम आ करके यहाँ पे रेस्ट करने लगता है, यहाँ पे आके बैठ जाता है। किस पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे न्यूक्लियस से राइबोसोम आके यहाँ पे बैठ जाता है तो उसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो सरफेस कैसी हो जाती है? वो सरफेस रफ हो जाती है। जब सरफेस रफ हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इस वजह से इसका नाम हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, रफ और स्मूथ। इसका पूरा नाम हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से थोड़ी दूर पर और पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ये स्मूथ है, इसकी सरफेस कैसी होगी? स्मूथ होगी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाता है, क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम न्यूक्लियस में भी रहता है, साइटोप्लाज्म में भी रहता है। और ये यहाँ पे ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमारे पास अगर रुपए हो तो हमें अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है हमको, वैसे ही हमारे सेल के अंदर जो करेंसी होती है, जो एनर्जी होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? एनर्जी ATP बनाती है। ATP जैसे हम लोग करेंसी कॉइन कहते हैं, वैसे हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे ATP कहा जाता है। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली या अंदर वाली। इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। और इसमें प्लास्टिड भी होता है। प्लास्टिड हमें पता है कि 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो ये है प्लास्टिड। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें डिक्टियोसोम होता है, या इसे गोल्जी कॉय भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी जो कि क्या करती है कि ये कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देती है प्रोटीन और लिपिड में, जिसकी वजह से प्रोटीन और लिपिड का, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाती है गोल्जी बॉडी। यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। इस तरह से हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि प्लांट सेल कैसी होती हैं। तो ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऐसे कई सारी प्लांट सेल एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसके बीच में एक प्लांट सेल के और दूसरे प्लांट सेल के मतलब सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग एनिमल सेल बनाते हैं। तो बना दीजिए जैसे मन करे। ये इसका हम लोग पहले ये क्या बन गई हमारी प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट को कई लोगों से खतरा होता है।
कई एनिमल्स है वो बेचारे तो हाथ तो चला नहीं पाते कि कोई उसे आया खाने के लिए तो हाथ से मार दें, तो इसलिए उनके पास सेल वॉल होती है, उनकी सेल के पास सेल वॉल होती है, और हमारी जो एनिमल की सेल होती है उनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये इसके पास केवल एक ही चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है चिपचिपा, जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर होता है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। और ये एनिमल सेल है तो इस यानी कि इसमें वैक्यूल खूब बड़ा सा नहीं होता, छोटे छोटे कई वैक्यूल होते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है एकदम सेंटर में होता है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर जिसे कहते हैं, और हमारा न्यूक्लियस 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी हमें पता है कि क्या होता है, क्रोमेटिन का धागा होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जैसे ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो उसका सरफेस कैसा होगा, रफ, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से आता हुआ यहाँ पे चला आएगा। और ये कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे क्या होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसे। कई पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घिरी होगी। जिस सेल में ज़्यादा लिपिड की ज़रूरत होगी उस सेल में ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिस सेल में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी वहाँ ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जहाँ पे एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, अभी हमें पता है कि हम क्या बना रहे हैं, एटीपी का नाम लिए तो यानी कि हम माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एनर्जी बनाती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पे राइबोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रहते हैं, इसके ऊपर भी रहते हैं, न्यूक्लियस में भी रहते हैं, साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं। तो ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बाल कैसे बनेंगे, हमारी नेल्स कैसे बनेगी, और हमारे बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी। तो प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाते हैं। अब हम लोग अगर ये न्यूक्लियस बना लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिए, तो हमें गोल्जी बॉडी बनाना भी ज़रूरी है। ऐसे गोल्जी बॉडी भी कई होते हैं,